जय भीम न्यूज़ में मैं सृष्टि हजारी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्र सरकार के दबाव की वजह से ईडी और आयकर विभाग काम कर रहा है, इसलिए इस देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। ऐसी बात शिवसेना प्रवक्ता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रेस क्लब के प्रेस वार्ता में कही। वह शिवसेना के संपर्क अभियान के लिए नागपुर आई थी। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की बातें बड़े पैमाने पर हो रही है। महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टी ये अच्छा काम कर रही है और यह सरकार अपना कार्यकाल 5 साल तक पूरा करेगी, ऐसा विश्वास प्रियंका चतुर्वेदी ने जताया है। बढ़ती महंगाई की है समस्या, इस देश में अभी बढ़ती बेरोजगारी की है समस्या, इस देश में बढ़ती कट्टरता की है समस्या, इस देश में युवाओं के आने वाले समय की है, युवाओं के फ्यूचर की है, महिलाओं की सुरक्षा की है। ये हमारी समस्याएं हैं, पर चर्चा किन बात की है? चर्चा उन बात की है जो इस देश के लिए अहम मुद्दे नहीं हैं, वो भटकाने वाले मुद्दे जो कहे जाते हैं वो मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, अब तो वो एनसीबी भी आ गया है गेम में। उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रहते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किन कारणवश बनाई गई थी इस देश में। देश के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी जो निष्पक्ष होकर काम करती, अकाउंटेबिलिटी करती, जनता का पैसा मिसयूज अगर कहीं हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर ध्यान देती विदाउट फियर ऑफ फेवर। दुख इस बात का होता है कि यही सारी जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करने लगे हैं कि उनको लगता है कि जब तक हम हाँ में हाँ नहीं करेंगे, हम सरकार का एजेंडा नहीं चलाएंगे, तब तक हम शायद हमें ना रोज़गार रहेंगे ना ये इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। ये आने वाले समय में देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आकर सरकार में करेगी, और एक सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उनके जो राज्य में इनके लोग हैं, वो अपनी राजनीति के लिए विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है अकाउंटेबिलिटी सीख करें, बिल्कुल करें, कोई उससे पीछे नहीं हट रहा है। पर झूठी अफवाह फैलाकर, झूठी बातें फैलाकर किसी और परिवारों को ख़त्म कर कर आपको क्या सुख मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो बस यहाँ पर अपनी जो मन की दुविधा है एज अ सिटीजन मोर देन अ पॉलिटिशियन इस दिस कि हम अपने आने वाले समय में हम अपने फ्यूचर के जो हमारी जनरेशन्स होंगी, हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए हम क्या अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशन छोड़ रहे हैं। तो ये गहर चिंता का विषय है। और आप कोविड के समय से देख लीजिए, कोविड में महाराष्ट्र सरकार जब काम कर रही थी, इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रही थी, सरकार बनी ही थी और कोविड का कहर हुई थी। इतनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हुई है, पूरे देश में हुई है। अगर ट्रांसपेरेंसी कोविड को लेकर बनाई रखी थी, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी। देखिए, विदर्भ में भी हमने, जैसे हमारा 25 साल का अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और 25 साल में जो अलायंस की नैतिकता होती है हमने पूरी तरीके से निभाई। अगर वो कहते थे वो विदर्भ में लड़ना चाहते हैं तो हम वो जगह उनके लिए बनाते थे, और हमारे सारे शिव सैनिक मन से काम करते थे उनको जिताने में। परिस्थितियाँ बदली हैं। जिन लोगों ने 25 साल का नैतिक धर्म नहीं निभाया और जिस पक्ष ने सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस उनका रहा, उनके ही ऊपर वार बोला, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी पार्टी को और मजबूत करें और हम उन्हीं के गढ़ों में आकर उनको खुली चुनौती दें। तो इसलिए हमारे विदर्भ का दौरा लग रहा है। आपके पार्टी का भी क्या आपका पक्ष था? आपके लीडर से मिली होंगी, आपके कार्यकर्ताओं से मिली होंगी? नहीं, कार्यकर्ता में बहुत जोश है, कार्यकर्ता बहुत उम्मीद है कि अब आने वाले समय में वो लोग नगर परिषद के चुनाव लड़ेंगे। ज़िला परिषद के चुनाव होकर चुके हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं थे, पर आने वाले समय में एक साथ नगर परिषद के चुनाव हों, लोकल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हों, हम पूरे जोश से, पूरे लगन से, पूरी मेहनत से काम करेंगे। पता है इस समय पर हमारी परिस्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारा दौरा लगा है। हम
हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी मांगे हैं, जो जो हमारी उनसे अपेक्षाएं हैं, उसका संवाद चल रहा है। तो एक मजबूत विकल्प बनकर निकलने की जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। स्पेसिफिकली विमेन की जहाँ हम बात करते हैं लीडरशिप, तो अपर एकेलॉन्स पे विमेन उतना नहीं दिखती है शिवसेना में, तो स्पेसिफिकली क्या आपके मन में कोई ऐसा प्लान है कि हाउ टू ब्रिंग देम अप लीडरशिप लेवल? नहीं, लीडरशिप लेवल बिल्कुल, हम लोग जब तक उनको ग्राउंड लेवल पे मजबूत नहीं करेंगे तभी, और उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम उनको लीडरशिप लेवल्स पे उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो हम बिल्कुल, ये मैं कल भी सारी मीटिंग्स में मैंने हर बार यही बोला है, हर मीटिंग में, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, हमारी पार्टी पक्ष प्रमुख का भी यही मानना है, आदित्य साहब ठाकरे जी का भी यही मानना है। और हमने तो एक कार्यक्रम भी शुरू किया था प्रथम टी कर, और वो मैं केंद्र में भी ला रही हूँ प्रथम टी की फेलोशिप लाकर, कि महिलाओं को फेलोशिप हम देंगे जो पॉलिसी और पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, और उनको पूरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर देंगे। तो ये हमारा प्रथम टी का इनिशिएटिव है, और हम अपनी पार्टी काडर में भी उसको बिल्ड करेंगे और एनकरेज करेंगे। स्वाभिमानी किसान संगठन के एकमात्र विधायक देवेंद्र भोयार को आधिकारिक तौर पर स्वाभिमानी किसान संगठन से निष्कासित कर उनके निलंबन की घोषणा स्वाभिमानी के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने अमरावती के हिवरखेड़ यहाँ एक किसान सम्मेलन में की। आमदार देवेंद्र भोयार यांच्याबद्दल प्रचंड अशा तक्रारी या मतदारसंघातून होत्या, त्याचबरोबर राज्यभरातल्या कार्यकर्त्यांच्या सुद्धा होत्या। खरं तर मोठ्या अपेक्षेनं वर्गणी काढून लोकांनी निवडून दिलेलं होतं। राज्यभरातून लोकांनी वर्गणी काढून पैसे निवडणुकीला खर्चाला पाठवलेले होते। ज्या राष्ट्रवादीच्या मागे ते आत्ता लागलेले आहेत, त्या राष्ट्रवादीनं किंवा त्या पक्षानं त्यांना निवडणूक निधी किती पाठवून दिला होता हेही एकदा तरी सांगावं। त्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी, फाटक्या शेतकऱ्यांनी पैसा गोळा करून त्यांना वर्गणी दिली होती, परंतु या बहादरानं गेल्या 2.5 वर्षामध्ये एकाही कुठल्या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला नाही। त्याला बिल्ला लाटा संघटनेचा बिल्ला जो अभिमानानं मिला होतो तो लावायला लाज वाटायला लागली। स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांना जवळ येऊन द्यायचं नाही, आणि या काळामध्ये 2.5 वर्षामध्ये स्वाभिमानीची अनेक आंदोलनं झाली। त्या आंदोलनामध्ये नेमकी संघटनेच्या विरोधी भूमिका घेणं आणि आज मतदारसंघातल्या सगळ्या तक्रारी ऐकल्या। मतदारसंघातलेच हजारो लोक या ठिकाणी जमा झालेले होते। त्यांना मी पुन्हा एकदा या माणसाला शेवटची संधी द्यायची काय हेही विचारलं। अवघ्या एका माणसानं हात वर करून सांगितलं की या माणसाला संधी द्या। म्हणजे इतके मतदारसंघामध्ये सुद्धा वाईट प्रतिमा तयार झालेली आहे। मुळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही शेतकऱ्यांची संघटना आहे। चळवळीसाठी आम्ही राजकारण करतो, राजकारणासाठी चळवळ करत नाही। म्हणून या ठिकाणी प्रमुख पदाधिकारी सुद्धा होते, त्याचबरोबर शिस्तपालन समितीचे प्रमुख प्राध्यापक पोकळे हे गेले 4 दिवस या भागामध्ये फिरत होते। अनेक शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं, अनेक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं, आणि त्यानंतर हा निर्णय आज आम्ही घेतलेला आहे। किसानों को इस फैसले से फायदा हुआ भी होगा, तो भी व्यापारियों को इससे कई गुना फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि किसानों के बिक्री किए जाने के बाद अब कपास को विक्रमी भाव मिल गया है। अकोला जिले की अकोट बाजार समिति में जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ वो इस साल हुआ है। शुक्रवार को विक्रमी कीमत 12,000 रुपये मिला है, जिससे किसानों ने संग्रहित कपास की बिक्री की। बाजार समितीमध्ये कापसाला 12,000 रुपये हा विक्रमी भाव मिळालेला आहे। त्यामुळे शेतकरी कुटुंबात, शेतकरी वर्गात आनंदाचं वातावरण पसरलेलं आहे। आज अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मी मुख्य प्रशासक असून माझे प्रशासक हे असं आम्ही आमच्या अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा लौकिक कसा होईल हे आमचे प्रयत्न आहेत, आणि त्या प्रयत्नातूनच आम्ही आमच्या बाजार समितीला प्रोत्साहित करत आहोत। आमचे व्यापारी असो, शेतकरी असो, त्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये हे आम्ही प्रामुख्याने बघतो। त्यामुळे आमची हे मार्केटची विश्वासार्हता वाढल्यामुळे आज
अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अमरावती जिल्हा, बुलढाणा जिल्हा, वाशिम जिल्हा तर नांदेडपासून आमच्या अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल येतो आणि हा भाव पाहून आज दूरदूरचे शेतकरी आमच्या इथं आणि पूर्ण मेळघाटसुद्धा आमच्या जिथं येतो. म्हणजे आम्हाला अकोट तालुक्याला जो मेळघाट म्हणून लागलेला आहे त्या मेळघाटमधूनही बराचसा कापूस आमच्या इथं येत आहे. त्यामुळे अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आमची विश्वासार्हता, व्यापाऱ्यांनी वेळेवर दिलेलं पेमेंट हे शेतकऱ्यांना आनंददायक आहे आणि शेतकरी आज खुश आहे असं आम्हाला वाटते. समुद्रपुर यहाँ वार्ड क्रमांक 7 में संजय वासुदेव गिरोले इनके स्लैब के घर की छत गिरने से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ. जब घर का हर एक सदस्य अपने अपने कार्य कर रहा था, उसी समय घर के सामने की छत अचानक गिरने से घर का कलर टीवी, कुर्सी जैसे अन्य सामान मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ. लेकिन इस हादसे में किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है. माहिती पडली का तुमच्या घराची छत पडले? कसं काय छत पडले हे घराचं? एकाएकीच पडलं. काय नुकसान झालं तुमच्या घराचं यामध्ये? माटो, टीव्ही, खुर्च्या, पुन्हा टीव्ही, फ्रीज, हां, मशीन. अंदाजे तुमचं जवळपास किती रुपयाचं नुकसान झालं आहे? 40-50 हजाराचं छतच पडलं तुमचं. मालाचं किती नुकसान? जरा आमचं वाला का नाही 1 लाख रुपयाचं नुकसान झालं आहे. 1 लाख रुपयाचं नुकसान झालं. यात तुमची काय अपेक्षा आहे? आम्हाला शासनाकडून काहीतरी अपेक्षा आहे, पैसे मिळाले पाहिजे. नाही तर घरकुल मध्ये नंबर तरी लागायला पाहिजे. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आज की इस 21वीं सदी में भारतीय गणराज्य महिलाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर पैदा कर रहा है. यह दिशा बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इससे समाज के सभी वर्गों से जबरदस्त प्रतिक्रिया की जरूरत है. इस उद्देश्य से 26 मार्च को दीक्षा भूमि के सांस्कृतिक सभागृह में अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट महिला परिषद का भव्य आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन विमेन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए माधुरी लोखंडे और सुषमा कलमकर द्वारा विचार व्यक्त किए गए. जय भीम. मैं माधुरी लोखंडे. हाँ, हम देखते हैं कि जो सुशिक्षित है महिला, उन पर भी अत्याचार हो रहे. जो अभी जो एक डॉक्टरेट पढ़ रही थी, मैं दिल्ली की नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पे भी वैसा हुआ. प्रियंका रेड्डी हैदराबाद की वैसा हुआ. सुशिक्षित महिला पे, अनपढ़ महिला पे और जो नाबालिग लड़के, इन पर भी अत्याचार हो रहे हैं. इसका कारण क्या है? हमारी मानसिकता के कारण उनको लगता नहीं है ये अकेली अगर लड़की है तो ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए, ना कि हम उसका फ़ायदा उठा सकें. ये बात जब तक उनके दिमाग में बैठती नहीं, अकेली उनको लगता है कि अकेली लड़की 9 बजे अगर जाती है तो वो यानी उनका ये स्वभाव नहीं है, वो यानी अच्छी नहीं है. जब पुरुष रात भर भी बाहर रहे तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता. जब समानता है तो लड़की अगर काम की वजह से, कुछ की वजह से अकेले नहीं जा सकती. क्या दोनों को बराबर का हक है? ये सोच का फर्क है, इसलिए ये अपने अत्याचार हो रहे हैं. इसी कारण हम
कल जो 26 तारीख है, 26 मार्च को डॉक्टर आम्बेडकर ऑडिटोरियम हॉल में ऐसे स्टेटस और स्टेट से हम महिलाओं को बुला रहे हैं और वो यानी सुशिक्षित महिलाओं को बुला रहे हैं, जो समाज में काम करते हैं उनको बुला रहे हैं और मंथन कर रहे हैं कि वो पढ़ लिखने के बाद में उनके मानसिकता में क्या फ़र्क हुआ रहा है। जो महिलाएं धम्म की तरफ जा रही है, उनके नीतिमत्ता में उनके इसमें फ़र्क हो रहा है। अपनी जो संस्कृति का देखें तो वैदिक संस्कृति और शमन संस्कृति का संघर्ष होता आ रहा है। वैदिक संस्कृति में तुम्हारे स्त्री को तो नकार दिया है। तुलसीदास कहते हैं ढोल पशु नारी शूद्र सब ताड़न के अधिकारी, यानी ये ताड़ना के अधिकारी है। और ये तुलसीदास को ये महिलाओं ने हमारे नकारा है, उनको ऐसे मुझे यानी उनको अभी मैं वो शब्द नहीं ये करूँगी, उनको जगह दिखा दी कि हम जो तुम कह रहे हैं उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। हम भी एक मानव है। हमने जो मानव में दो जातियाँ होती है, एक स्त्री और पुरुष है, उसमें दोनों को बराबर का हक है। निसर्ग ने भी बराबर का उनको हक दिया है, तो तुम कौन होते छीनने वाले। तो ये महिला हमारे आगे निकल चुकी है, लेकिन पढ़ने के बावजूद कुछ महिलाएं हैं उनमें जो नीतिमत्ता है, जो हमारे जो दूसरी महिला है उनको अगर तुच्छ लिखती है, ये भी बात बराबर नहीं। इसी कारण हम विचारों का मंथन होना चाहिए। ऐसे ST SC OBC ऐसे महिलाओं को हम सम्मेलन ले रहे हैं और वो विचार होते हुए एक दिशा की तरफ जाए और अच्छी सोच लेकर जाए। हमें क्या करना चाहिए, इस सब के विश्लेषण के लिए हमने वो कार्यक्रम दीक्षा भूमि डॉक्टर आम्बेडकर ऑडिटोरियम हॉल में रखा है। मैं यहाँ से आह्वान करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पुरुष सभी आए और ये कार्यक्रम का लाभ ले, कुछ अपनी विचारधारा वहाँ से लेके चले। मैं आपके लॉर्ड बुद्धा चालन का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमको ये अवसर दिया है, उस अवसर में हम आह्वान करते हैं। और ये जो लॉर्ड बुद्धा चालन है ऐसे महिलाओं को अवसर देता है और नीतिमत्ता के साथ ही अपने काम करता है, आगे बढ़ता है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं और हमारी भारतीय महिलाएं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, और जो हर देश में बुद्धिज़्म जो है वो अलग अलग तरीके से उनको फॉलो करते हैं। जो कुछ हिंदुइज़्म भी उनमें मिक्स हुआ है, लेकिन जो बाबा साहब ने हमें बुद्धिज़्म दिया है और बाबा साहब ने जो बुद्ध बताया, बुद्ध एंड धम्मा में जो बताया है बुद्धिज़्म, वही पूरे देशों ने वही फॉलो करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। और जो हमेशा हम बोलते हैं कि संगठित होना चाहिए, लेकिन कोई भी पहल नहीं करता संगठित होने के लिए। लेकिन हमारा ये पहला कदम है कि हमने 25 संगठन जो नागपुर की है, उन 25 से 30 संगठनों को एकत्र करके हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं। और इसमें न कि महाराष्ट्र की महिला है और पूरे ऑल ओवर इंडिया की महिलाएं जो विशेष कार्य कर रही है, उल्लेखनीय कार्य कर रही है अपने अपने क्षेत्र में, उनको हम गोल्डन वुमन अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। और जो नागपुर की महिलाएं जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है लेकिन उनकी कोई भी दखल नहीं लेते हैं, वो भी महिलाओं को हम यहाँ सम्मानित गोल्डन वुमन अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम दीक्षा भूमि ऑडिटोरियम में हो रहा है 26 मार्च को 1 बजे। और इस कार्यक्रम का उद्घाटक है नितिन राउत जी, पालक मंत्री, और कार्यक्रम की अध्यक्ष है माधुरीताई लोखंडे, और प्रमुख अतिथि है सिस्टर मिथिला चौधरी बांग्लादेश की, और अपिनीता चैचना ये है थाईलैंड की, और माना अबेना प्रेमो पोमा यह बोबिन की है क्वीन, और विशेष अतिथि है भिक्कुनी सुनीति, भिक्कुनी विजया मैत्रेय, माननीय मंजुला प्रदीप जो कि विश्व की 4th शादी में 100 महिला की जो रहती है उसमें उनका नाम है। हमारी भारतीय महिला में 2 नाम है, उसमें वो मंजुला प्रदीप का नाम है, वो भी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। और हमारे हैं माननीय अविनाश गावंडे सर, वैद्यकीय अधीक्षक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नागपुर के, सिद्धार्थ गायकवाड़ सर, विभागीय आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग, और माननीय डॉक्टर सुरेश घरडे सर, दीक्षा भूमिकर, उपमहाप्रबंधक वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर के, और पुष्पाताई बौद्ध ये जो धर्माचार्य वो भी आ रहे हैं। और हम सभी नागरिकों से और सभी लोगों से विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ये कार्यक्रम में आए और लाभ उठाए। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य के सबसे गर्म शहर के रूप में पहचाने जाने वाले अकोला जिले में मार्च माह में ही न्यूनतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, तो वहीं
24 मार्च को न्यूनतम तापमान 42.0 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। लेकिन अकोला तहसील कार्यालय और जिला परिषद कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों से काम के लिए आने वाले नागरिकों के लिए पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। इसी कारण से वहां के नागरिक पानी की समस्या से परेशान होकर वे भटक रहे हैं। इसीलिए जल्द से जल्द पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। मी जिल्हा परिषदेला आलेलो, 1 तासापासून इथं बसलेलो आहोत, माझ्या कामानिमित्त आलेलो आहोत। तरी इथं पाणपोईची व्यवस्था नसल्यामुळे प्रशासकीय लोकांना पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी ही माझी त्यांना विनंती आहे। तरी लोक इकडे तिकडे भटकत आहे पाण्यामुळे आणि पाणी मिळत नाही, ही काय करावं हे समजेल मार्ग नाही। अशोक ओंकार राऊत, बाळापूर रोडला राहतो। आमचं थोडं मंदिराचं काम होतं म्हणून इकडे आलो। पाण्याला जीव व्याकुळ झाला, पण पाण्याची काही व्यवस्थाच नाही दोन जिल्ह्यात कुठं तरी पाण्याची व्यवस्था व्हावी अशी आमची इच्छा आहे बाबा ती। जिल्हा परिषदवर आलेला आहे कामानिमित्त आणि इथं तिथं पाण्यासाठी भटकलो, पण पाणी मिळत नाही मला। त्याकरता जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांसाठी पाण्याची व्यवस्था करावी व पाणपोई लावावी ही विनंती। पण झालं तसेच आपण मागं बघताय आपल्या मागे तहसील कार्यालय अकोला आहे। तसंच मी माझ्या वैयक्तिक कामानिमित्त इथं आलो होतो आणि इथं पाहता उन्हाळा सध्या आहे आणि याचं तापमानसुद्धा जास्त आहे, तरी इथं प्रशासनाने काही पाण्याची व्यवस्था केली नाही। तरी असं माझं मत आहे की इथं कुठंतरी नागरिकांसाठी भरउन्हात नागरिक इथे येत आहेत, त्यांच्या कामानिमित्त कुठून तरी बाहेर गावून येत आहेत, तरी प्रशासनाने इथं काहीतरी पाण्याची सोय केली पाहिजे। तहसील कार्यालयाच्या परिसरामध्ये जर आपण पाहिलं की इकडे उन्हाची जी आर्द्रता आहे जवळपास 43-44 डिग्रीपर्यंत ऊन आहे आणि इथं खेडेगावातून गरीब लोक त्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेसाठी त्यांच्या कामासाठी इथे येत असतात, पण साधे इथं बसायची व्यवस्था काय पाण्याची व्यवस्था देखील इथं केलेली नाही। त्यामुळे इथे आलेल्या लोकांचे एवढे हाल होत आहेत, तर प्रशासनानं या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। कारण इथं येणारा जो माणूस आहे तो कुठंतरी आधीच त्रस्त झालेला आहे आणि अशा त्रस्त वातावरणात इथं प्यायला पाणी नाही, बसायला जागा नाही आणि त्यामुळं कुठंतरी सामान्य जनतेचे नागरिकाचे प्रश्न याच्याकडे लक्ष देणं हे देखील प्रशासनाचं काम आहे। त्याच्यामुळे मी खेद व्यक्त करतो या प्रशासनाच्या वृत्तीचा आणि त्यांनी लवकरात लवकर या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन नागरिकांचे प्रश्न, नागरिकांची जी त्यांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न तात्काळ करावा। अमरावती जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कार्यकारी सदस्य पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य पदों के लिए 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इसके लिए 31 मार्च को चुनाव होंगे। साथ ही वकील संघ में मुकाबला बढ़ गया है। बार एसोसिएशन के 904 सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची की घोषणा की गई है। आमच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सांगतो आहे, तो कार्यक्रम असा आहे 21 तारखेला मतदाराची यादी जाहीर झाली, त्यानंतर 22 तारखेला नामांकन आम्ही स्वीकारले किंवा नामांकन अर्ज करण्याची तारीख होती। त्या तारखेला एक्झिक्युटिव्ह मेंबरसाठी 11 फॉर्म्स आले आणि बाकी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व ग्रंथालय सचिव या पदासाठी प्रत्येकी 2 अर्ज आले, उपाध्यक्षासाठी 3 आले। आज आणि त्या दिवशी एकही अर्ज रिजेक्ट झाला नाही, म्हणून नामंजूर करण्यात आला नाही, म्हणून आज त्याच्यावर कुठलंही अपील नव्हतं। परंतु आज 24 तारखेला नामांकन अर्ज परत घेण्याची तारीख होती। या तारखेला एक्झिक्युटिव्ह मेंबरमधले कार्यकारिणी सदस्यासाठी असलेले तालिब खान, ॲडव्होकेट तालिब खान यांनी माघार घेतलेली आहे। इतर कुठल्याही पदासाठी कोणीही माघार घेतली नाही। सचिव पदासाठी, ग्रंथालय सचिव पदासाठी एका वकिलाच्या बद्दल 4-5 लोक आले होते की त्याचा अर्ज परत घ्यायचा आहे, परंतु तो प्रत्यक्षात हजर नसल्यामुळे, त्याचा प्रत्यक्षात अर्ज नसल्यामुळे आम्ही तो अर्ज त्यांची विनंती मान्य केली नाही व त्याचा विड्रॉल झालेला नाही। म्हणून आजही अध्यक्षासाठी 2, उपाध्यक्ष पदासाठी 3, सचिव पदासाठी 2 आणि ग्रंथालय सचिव पदासाठी 2 उमेदवार आजही रिंगणात आहेत। त्यामुळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबरसाठी 10 उमेदवार रिंगणात आहेत। प्रत्यक्ष निवडणूक ही 31 तारखेला होईल। 11 वाजतापासून 3 वाजेपर्यंत निवडणूक राहील। त्यामध्ये
सर्वांनी आपले ओळखपत्र सोबत आणणे अनिवार्य आहे. बरेच नवीन मतदाता आहेत ज्यांना कोणी ओळखत नाही किंवा त्यांची कोणाला त्यांच्याबद्दल माहिती नाही. अशांनी ओळखपत्र आणणे गरजेचे आहे. 31 तारखेला 3 वाजता 4 वाजताच्या नंतर मतमोजणीला सुरुवात होईल. 4 वाजतापासून 10 ते 11 वाजेपर्यंत अंतिम निकाल जाहीर होईल. निवडणूक अधिकारी म्हणून मी सर्व मतदार वकील बांधवांना आवाहन करतो की त्यांनी प्रत्यक्ष निवडणुकीत आपला सहभाग नोंदवावा, मतदानाला हजर राहावे ही विनंती. आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज.